जी मोहतरम, क्या फरमा रहे हैं आप? नहीं, मुझे नहीं आती ना, थोड़ा बहुत बता दिया करो। क्या कर दें? दूसरा पार्ट बना दिए, शुरू कर दिए। पेज 847 पे आए, रिवीजन करें। पेज 847 पे रिवीजन। हमने ये पढ़ा था कि अगर कॉस्ट मॉडल है तो एंट्रीज हैं एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट और प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट, क्योंकि सरप्लस और पी&एल का कॉलम बनता ही नहीं है। दूसरी बात पढ़ी थी, अगर भी एसेट डेबिट हो रहा हो कॉस्ट मॉडल में तो देख लो कहीं इंपेयरमेंट की जरूरत तो नहीं है। और जब कभी प्रोविजन कम करके एसेट भी कम करें हो तो एसेट को इतना कम ना कर देना कि इसकी बीवी नेगेटिव में चली जाए, तो डिबैलेंसिंग पी&एल में डाल देना। उसके बाद हमने रिवोल्यूशन मॉडल में एंट्रीज देखी थी। फिर हमने कहा था सरप्लस का जो नोट बनता था FR1 में, उसमें अगर प्रोविजन की वजह से चेंज आ रही है वो अलग से शो कर दो, और जब भी कभी प्रोविजन में चेंज आ रही हो, चाहे ज्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, तो बेहतर है साथ रीवैल्यू भी कर लो। यानी डिसमेंटलिंग का एस्टीमेट जब जो रिवाइज हो रहा हो या डिस्काउंट रेट रिवाइज हो रहा हो तो आप इसको रीवैल्यू भी करा लो। वंस द रिलेटेड एसेट रीच द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, और जब एसेट अपनी लाइफ के एंड पे पहुंच जाए तो फिर भी अगर मजदूरों वाले पैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो फिर आप ऊपर वाली एंट्री सारी स्किप कर दो और गेन को पी&एल में ले जाओ और लॉस को भी पी&एल में ले जाओ। ये बस थ्योरी की हद तक याद करने वाली बात है। और अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट से जो इंटरेस्ट की फिगर आती है उसको हमेशा पी&एल में लेके जाना है, उसको कभी भी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज नहीं करना। क्लियर? ओके। अब जी हम एक बड़ी ही आसान सी डिस्कशन आज करने लगे। वो डिस्कशन है, मुझे आप बताएं IAS 12 वाले जो है वो डीकमीशनिंग के बारे में क्या राय रखते होंगे? हाथ खड़ा करके बता दीजिएगा, डीकमीशनिंग के बारे में क्या राय रखते होंगे। आपने पहले कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ी भी है? आपके बड़ों में से किसी ने नहीं पढ़ी? चलें फिर खड़े हो जाए। मैंने पढ़ी भी है बड़ा है इनका। डीकमीशनिंग के बारे में, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, टी काउंट के बारे में टैक्स वाले क्या राय रखते होंगे? एक अकाउंट हम खोलते हैं, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, टैक्स वाले इसके बारे में क्या राय रखते होंगे? टैक्स वाले प्रोविजंस को नहीं मानते। अच्छा, वैसे हम क्या करते होते हैं? मिसाल के तौर पे सिर्फ मैं डीकमीशनिंग की बात कर रहा हूं, एसेट की बात नहीं कर रहा। हम कहते हैं कि 50 रुपए का डिसमेंटल होने 3 साल बाद। भाई ये कौन सा सीए कर रहे हो इधर नीचे देख के? 50 रुपए का डिसमेंटल होने कितने साल बाद? 3 साल बाद। हम क्या करते होते हैं, 50 को क्या करते हैं सबसे पहले? बेटा इधर आओ, क्या करते हैं इसको? बेटा इधर आओ। फर्ज कर लें 50 की पीवी निकल आई 27 रुपए। 50 की पीवी निकल आई 27 को हम कैपिटलाइज करके डेप्रीशिएट करते हैं, और 50 और 27 का जो डिफरेंस है 23, उसको ऐसा ऐसा अनवाइंड करके 23 को इंटरेस्ट में डाल देते हैं। तो हम भी पूरे 50 को एक्सपेंस में डालते हैं, लेकिन किस नाम से? अभी तक हम IAS 37 पढ़े थे, अब हम कोई और डिस्कशन शुरू करने लगे हैं। हम 50 को एक्सपेंस में डालते हैं, किस नाम से? हम 50 की पीवी को कैपिटलाइज करके डेप्रीशिएट करते हैं, और जो बाकी 23 है वो 27 अगर इधर 37 हो जाए तो 10 रुपए इंटरेस्ट, फिर ऐसा ऐसा करते करते 50 तक चला जाता है, तो इंटरेस्ट को फिर ऐसा ऐसा एक्सपेंस में डालते रहते हैं। तो हम भी पूरे 50 को खर्चे में डाल देते हैं। अब भाई कह रहे हैं टैक्स वाले प्रोविजन को मानते ही नहीं, तो ये तो फिर परमानेंट डिफरेंस आ गया, या फिर कोई और फिक्रा बोल दें आप। एक्सेलेंट। टैक्स वाले, ये मैं अपने आप को कह रहा हूं एक्सेलेंट, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। एक्सेलेंट। टैक्स वाले आखिरी साल इसको माइनस करने देंगे, आपने बोल दिया था, ठीक है।
टैक्स वाले इसको आखिरी साल माइनस करने देंगे। तो रजिस्टर का नया सफा निकालें, हाथ फेरें, बैक्टीरिया अपनी गोद में गिराएं सारे और लिखें टैक्स अथॉरिटीज अलाउ डिसमेंटलिंग एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ पेमेंट या इन द ईयर ऑफ डिसमेंटलिंग, एक ही बात है, दोनों बातें सही हैं। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ डिसमेंटलिंग एज अ डिडक्शन, एज एन एक्सपेंस तो नहीं, एज अ डिडक्शन लफ्ज लिखें, थोड़े से अल्फाज आप प्रोफेशनल यूज करें। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ डिसमेंटलिंग एज अ डिडक्शन, कब? इन द ईयर ऑफ पेमेंट। और अगर पेमेंट 12 साल बाद होनी है फिर 12 साल बाद पेमेंट चला जाएगा। चलिए निकालें जी IAS 12। हाँ, सॉर्ट ऑफ कैश बेसिस कह सकते हो आप, सही है, बिल्कुल शुक्रिया, मैंने सही समझाया आपको। कौन सा रहता है पास पेपर क्वेश्चन 9 की एडजस्टमेंट थी ना, ये याद आ रहा है किसी को? पास पेपर क्वेश्चन 9 में पेज नंबर 286 था मेरे ख्याल से, पेज नंबर 286, पेज 286। डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर एज फॉलोज। On 1 January 2017, RL acquired a plant at a cost of 250 million. It has been depreciated on straight line basis over a useful life of, अच्छा हमारे साल के पहले दिन ही खरीदा है, ओए तेरी खैर, हमारे साल के पहले दिन खरीदा है। RL is obliged, बस कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी, RL is obliged to deinstall the plant at 50 million at the end of, नहीं मिल रहा सफा, ढूंढ लेने दें। RL ने यूजफुल लाइफ के एंड पे इसको डी इंस्टॉल कर देना है। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 8%। बड़े ध्यान से क्या पेपर बनाता है, बाद में बाहर निकल के बच्चे ये ना करें डिस्काउंट रेट तो दिया ही नहीं था, ध्यान से पेपर बनाता है वो हमारे जैसा, वो टेस्ट में पहली दफा डाल रहा होता है रेट ही बोला होता है, चाहे भी पाना सी हो, ये फिर बच्चे बताते हैं रेट नहीं दिया था। द लेकिन ये नहीं कि कल टर्न टेस्ट में आप यही चीजें ढूंढ रहे हो कि ये सब कुछ नहीं दिया हुआ सवाल में। द डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल नेवर बी अलाउड, नहीं परमानेंट डिफरेंस तो नहीं है। द डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल बी अलाउड फॉर व्हेन पेड, और इस केस में फिर कब अलाउ होगा? जब कभी पेमेंट होगी। कितने साल बाद होगी? 6 नहीं, 6 कर लें इसको, थोड़ा सा जरा बेहतर होना कोशिश करें, शुरू 6 गाली में कहा उन्होंने, क्या अंग्रेजी में, डेट डिस्क्रिप्शन। भाई बोर ना हो, मुझे भी पता है अब ये फर्क सी चीज है, करा तो देना। डेट डिस्क्रिप्शन एसेट प्रोविजन। चलें जी, आधे मिनट के अंदर 1 साल का डेटा नोट कर लें। पहले अकाउंटिंग वालों को जो करते थे वो करें, फिर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस मैं आपसे पूछ लूंगा खुद ही। जल्दी करें भाई, पांडे कली करा लो। आते हैं आपके मोहल्ले में? नहीं, तो सोफिस्टिकेटेड एरियाज में रहते हैं। उस दिन घर के बाहर आया हुआ था एक बंदा, मैं रिकॉर्डिंग करने लगा था आप लोगों के लिए, लेकिन जी कल करके लाओगे, ठीक है। 1 जनवरी 2000, भाई काला मार्कर लेकर आओ, जाओ जल्दी, काला मार्कर लेकर आओ, जल्दी करें। सोचने वाले सोचते रहते हैं और बनाने वाले बना के कैरिंग अमाउंट्स पे निकाल चुके हैं। हाथ तेज चलाया करें,
किसी को मारने के लिए नहीं। कॉस्ट 250 प्लस 50 इंटू, बस छोड़े पॉइंट्स, आज मेरा नहीं दिल चला पॉइंट्स। 32 ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੈਨੂੰ ਐਸਿਡ 'ਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। 2 ਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡੀਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੋ। मैं हले 282 लिख रहा था, कैरिंग अमाउंट कट के बैठे हो। टैक्स बेस बता दें पहले, टैक्स बेस बता दें पहले। 6 नहीं पहले जरा, हाँ अब बोले क्या बोल रहे थे आप लोग? 282 डिवाइड बाय 6 31 बरस। अकरम खड़े हो जाओ। ये क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/17 जी। 50 इंटू 1.08 रेज़ टू पावर -5। लेकिन ऐसे आसान सवालों में ना, अगर आप करना भी चाहें तो आप 32 इंटू 8% लगा सकते हैं। 32 इंटू 8%। सवाल मजे का पता है कब आता? बताऊंगा फिर कभी। बैलेंसिंग 2। जनरल एंट्रीज कर लें या फिर करंट टैक्स की वर्किंग वैसे ही ट्राई कर लें? चलें वैसे ही ट्राई कर लें। पहले मुझे बता दें, अकाउंटिंग वाले P&L में क्या लेके गए होंगे? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। और अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में क्या लेके गए होंगे? 235 और 34। अब दो काम कर लें, कैरिंग अमाउंट्स नोट कर लें और करंट टैक्स में अकाउंटिंग वालों की फिगर्स उल्टा दें। तो अकाउंटिंग वाले P&L में लेके गए डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, करंट टैक्स, वर्किंग 2। अब क्या वो पता नहीं, ये सवाल कहां था, किधर किया था और पता नहीं क्या। करंट टैक्स और काश हम भी जिंदगी में ऐसे पढ़ लेते। अच्छा जी, ला लो 34 30 छो यार। अच्छा जी, असल में इस सवाल में तो करंट टैक्स की वर्किंग उसने मांगी नहीं थी, लेकिन हम तो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। 2017 अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा दें और अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट उल्टा दें। ओहो हो, प्लीज, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। वो मैंने आपको बता दिया, ये पॉजिटिव इसलिए होता है कि लायबिलिटी बढ़ रही है। पॉजिटिव नेगेटिव चक्कर में ना पढ़े, नाम बताएं। डेप्रिसिएशन खर्चे के तौर पे माइनस हुई थी, इसको उल्टा दें, और इंटरेस्ट खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड हुआ था, इसको भी उल्टा दें। अच्छा, उल्टाने का क्या मतलब है? इनको ऐड बैक कर दें। अच्छा, लेस की तरफ अभी मैं आता हूं। फिलहाल आप सिर्फ मुझे कैरिंग अमाउंट्स लिखवा दें। पापा बबलू जा, पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 230। आपकी भी बॉल पॉइंट इस तरह छोड़ती हैं? ठीक है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। प्रोविजन 34। चलें जी, अब देखते हैं जाके टैक्स अथॉरिटीज क्या कहती हैं। हाँ हो रशीदा जी, हो गाल सोने नहीं जी। रोज ने अपनी बेगम रोजनी को बुलाया। रशीदा, टैक्स वाले की चाहते ने? सरकार वो चाहते ने कि 6 साल इंतजार करो, हले कुछ ना करो।
कितने साल इंतजार करो? 6 साल इंतजार करो। अच्छा, लेकिन भाई एक काम जरूर कर दीजिएगा, ये अगली लाइन पढ़ लीजिएगा, टैक्स वाले डेप्रिशिएट करने देंगे एसेट्स को 10% पे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से क्या फर्क पड़ता है? पहला साल है, दूसरा साल होता तो WDV पे लगाते। टैक्स वाले 10% डेप्रिशिएट करने देंगे। टैक्स वाले 10% क्या करने देंगे? टैक्स अथॉरिटी से। एक सेकंड लेट हो गए, मेरे मुंह से बॉल पेन खींचनी थी आज, 2 दांत भी साथ आने थे। अच्छा, वर्किंग नंबर 2, ये IFRS के मुताबिक एसेट अकाउंट है, ये वाला कॉलम IFRS के मुताबिक एसेट अकाउंट है, और अब एक टैक्स वालों के मुताबिक एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन एहतियात बस ये है कि 250 उठाना है, क्योंकि वो लोग प्रोविजंस को नहीं मानते। ये थोड़ी सी एहतियात है, यहां गलती होती है अक्सर बच्चों की, बट 250 को उठाना है जी। व्हाट आर द एडिशंस? 250। चलें जी, डिफरेंस चार्ज कर लें हम इसकी। ये टैक्स वालों का डिफरेंस है 250 इंटू 225। अब माइनस कर दें टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स बेस 225, प्रोविजंस के टैक्स बेस 0। चलें ये खत्म हुआ। अच्छा, एक बात इसमें याद रखिएगा कि 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 2022 में करंट टैक्स की वर्किंग में एक नई चीज आएगी, वो भी लेस करेंगे, डिसमेंटलिंग। वो पूरी 50 पे लेस करेंगे, वो पूरी, अगर वही मजदूरों को पे किया, ज्यादा पे किया तो ज्यादा कर देंगे। तो ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, ये आप माइनस करेंगे 2022 की करंट टैक्स की वर्किंग में। ये एक नई चीज है, आईकैप को कभी टेस्ट करनी चाहिए जरूर, कि डिसमेंटलिंग का साल भी सवाल में टेस्ट करे। तो डिसमेंटलिंग के साल एक एक्स्ट्रा पेमेंट माइनस करनी पड़ेगी 25। फिलहाल इससे क्यों ना माइनस कर दें? डिसमेंटलिंग इज अलाउड व्हेन पेड। पेड कब होगी? चलें, जगह अगर नहीं है तो किसी तरह जगह निकालें। 22 की करंट टैक्स की वर्किंग, अभी ये किस साल की करंट टैक्स की वर्किंग थी? 2017 की, और ये 2022 की। भाई काला मार्कर ले आए? करें 2 मिनट लगा के। पेज 293, एडजस्टमेंट नंबर 4, अपने रजिस्टर पे लिखें पेज 293, एडजस्टमेंट नंबर 4। रिवीजन कर लेना।
डन। कितने लोगों ने कर लिया है, कितने लोग कर रहे हैं? अब ये देखें, ये वजह होती है, बाकी लोग भी तो देखें कर लिया ना उन्होंने, फिर पेपर में आप लोग पता नहीं क्यों टाइम लगाते हैं चीज़ों पे ज़्यादा। एक चीज़ है, उसका फॉर्मेट है, पता चल गया है, कुछ ने तेज बॉल पॉइंट चलाई है, कैलकुलेटर पकड़ा, और प्लान करने में 5, 10, 15 सेकंड से और लगा लिया करें, लेकिन एग्जीक्यूट करने में ज़रा जल्दी किया करें। आगे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ज़िंदगी में, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है। मैट्रिक कर लो मज़े, पता नहीं कौन। भाई एसी कम करवा दो बस, बंदे को भाई साबिर और शाकिर होना चाहिए। कल 2 लड़के मुझे मिले 6 महीने से, वो आर्टिकल्स ढूंढ रहे हैं, हालांकि वो विद इन 1.5 साल उन्होंने पूरा कैप कर लिया हुआ है। तो साबिर और शाकिर होना चाहिए बंदे को बस। इम्तिहान तो आएंगे ज़िंदगी में हर जगह पे, फिर वही तो इम्तिहान है। देखिए बंदे भी तंग करने वाले होते हैं, बीवियां भी की तंग करने वाली होती हैं। एक बुजुर्ग थे, उनकी बीवी बहुत तंग करती थी, तो उनको किसी ने कहा कि भाई ये इसको छोड़ दें। अब आप, उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा तो किसी और के पास जाएगी, अब मैं किसी और के लिए वो चीज़ क्यों पसंद करूँ जो अपने। अच्छा, बिल्कुल लेवल होते बुजुर्गों का, तो लेवल होता है, फिर वो उनकी तो डीप थॉट होती है। नहीं, मैं एक मिसाल, मैं सब्र और शुक्र की मिसालें दे रहा था कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। ओके, PL commissioned a new plant at a cost of 210 million। बाकी वो गलती निकालने पे है तो वो तो हर कोई गलती निकाल सकते हैं। एक जो है वो बुजुर्ग, अच्छा बस वो ऐसे ही, वो घर में बहुत बड़े बुजुर्ग थे। अब बीवी के सामने तो नहीं बुजुर्गी जाहिर होती ना, बीवी को तो पता होता है। तो बीवी ने कहा आज मैंने एक बंदे को देखा, वो हवा में उड़ रहा था और तू बहुत बड़ा बुजुर्ग बना फिरता है। तो फिर जो है वो, उन्होंने कहा वो तो मैं ही था। कहते मैं भी कहूँ टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है। बहरहाल हवा में उड़ना तो कोई बुजुर्गी नहीं है। PL commissioned a new plant at a cost of 210 million which became operational on 1 जनवरी 2021। PL is obliged to incur। देखिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है IS 37 में, कि जब तक लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं होती तब तक एंट्री नहीं हो सकती एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। बिला वजह क्यों प्रोविजन बुक करें जब लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ही नहीं है। अगर किसी ऐसी जगह पे हम काम कर रहे हैं ना जहां लीगली डी इंस्टॉल करना जरूरी है, ना जहां हमने स्टेटमेंट दिए कि डी इंस्टॉल करना है, तो फिर एंट्री बेशक ना कीजिएगा प्रोविजन की। सवाल बड़े क्लियरली बता रहे हैं कि देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लाइज्ड टू इनकर डीकमिशनिंग कॉस्ट ऑफ 40 million एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years। जी, वर्किंग नंबर 1 टैक्स वालों की नजर में नहीं, अकाउंटिंग वालों की नजर में। इतनी मुश्किल से छुपाया था इन चीजों को। बहरहाल मरते ही खुल जाएंगी, जो जो डिलीट फॉर ऑल करते हैं, जो भी करते हैं, जो कर दिए कर दिए। भैया अपने दिल को निशाना बना के मैं कह रहा होता हूँ, आप लोग समझ रहे होते हो, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, हमारे हालात भी फारग ही हैं। अच्छा जी, कॉस्ट बोले 210, प्रोविजन 40 इंटू 1 भाई चीजें ना कोई भी मुश्किल नहीं होती, बस टाइम देके समझनी होती हैं और कर लेनी होती हैं पेपर में। हमने भी यही किया था, तो ट्राई किया था, हो गया था ये। अच्छा 226 नहीं, अटेम्प्ट नहीं लगी थी, कैप में नहीं लगी थी, आगे के ना 198 31/12/2021 जी। यहाँ पे कुछ बोले
अकरम खड़े हो जो, कौन बोला है, कौन बोला है, कौन बोला है, बोला है, एक्सेलेंट, खड़े हो जाए, इनको 50 रुपए नाम दे, 50 रुपए नाम दे। और कौन बोला था अकरम खड़े हो जाए? ओ लो कर लो गल में एक या दो बंदे की आवाज आई है अकरम, मैं नहीं, वापस हद होती है। अकरम खड़े हो जाओ। ये क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/21 जी। अमाउंट 40 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर माइनस, दो या दें, दो दो जो है वो बोले दो। पापा टैक्स वालों की नजर में एडिशन, डेप्रिसिएशन 210 का 10%, 189। पीपी का कैरी डाउन, प्रोविजन का 180, गलत हो गया था सुबह में, ठीक है, उल्टा दें, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों की 21। अच्छा, ये तो वही लॉजिक होगी, अकाउंटिंग वालों ने फ्यूचर में इतना डिफर करना है, टैक्स वालों ने तो टीटीडी आ जाएगा। और प्रोविजन ये कभी माइनस होगी जब कभी पे होगी, तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर 2021, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो 2028 के अंदर पेमेंट माइनस होगी कितनी? 40 की। नहीं, ये शो नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए है। बड़े दिल पे पत्थर रख के मैं आज बस टाइम को गुजार रहा हूँ। IS 10 नहीं हम शुरू करें, IS 10 इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे, मंडे को। कल आ जाइएगा टाइम निकाल के, कल है थोड़ा सा टाइम, हंसी है ने वेले। वापस आ जाए मादरत IAS 37 के चैप्टर पर। अच्छा माय डियर, अब देखें लोगों के साथ क्या क्या होता है। पेज नंबर, अब रिवीजन हम करने लगे हैं शुरू, पेज 875, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का जवाब कोई दे दे हाथ खड़ा करके। गरम आंडे, पेज नंबर 875। भाई अगर ये सबके लिए 2-2 गरम अंडे अरेंज करने पड़े तो कितनी बड़ी कढ़ाई चाहिए होगी मोहतरम? इतनी बड़ी? कैंटीन पर रखवा दें। मेरा ख्याल था आप कहेंगे नहीं 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 रहने देनी कोई। अच्छा भाई, ये डेटें ना पढ़ा करें साल के 10 दिन बाद, ये इस तरह की डेटें ना पढ़ा करें। ये इंशाल्लाह IS 10 इंशाल्लाह मंडे को करेंगे तो ये डेटें फारग हो जाएंगी। इन डेटों को बस आप 10 जुलाई छोड़ें बस। बताएं हमसाये ने किया क्या हमारे साथ? वो छोड़ें, पहले बताएं हमने क्या किया था। अब हाथ खड़ा करके बता दें क्या करना है जी। कितनी प्रोविजन बनानी है? कितनी प्रोविजन बनानी है?
मीनू अमाउंट ऑफ प्रोविजन मैं पूछ रहा हूँ 40 ऑन 10 जुलाई 2019, साल खत्म होने के 10 दिन बाद, ये थोड़ा सा IS 10 का कॉन्सेप्ट है, खामोश। 7 वाली बिल्डिंग का ओनर, उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया, मुंह खोल के उसने मांगे 50 मिलियन। टर्क्वाइज वालों 5 करोड़ रुपया मुझे दे दो। द क्लेम इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्फीयर डैमेज टू हिज बिल्डिंग। उसकी बिल्डिंग को स्फीयर डैमेज हो गया था। एक होता है हल्की फुल्का काला हो जाना बिल्डिंग, एक होता है बिल्डिंग तहस नहस हो जाना। स्फीयर डैमेज टू बिल्डिंग ड्यूरिंग अ फायर इंसिडेंट इन आवर हेड ऑफिस। देखें, दिल हमारा जल रहा हो और फील साथ वाले को हो रहा हो, ये इस तरह की फीलिंग है कि जला हमारा हेड ऑफिस और आग चलते चलते हमसाये के घर चली गई, हमसाये के घर चली गई। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि बुरी सोहबत के अंदर रहें और आप ना बचें, और मुश्किल हो जाता है, फारग हो जाता है बंदा उनके साथ ही। द क्लेम इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्फीयर डैमेजेस टू, वो साथ वाले से दूर हो रहा है भाई, जान दे यार सबके सामने तो ना। द क्लेम इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्फीयर डैमेजेस टू हिज बिल्डिंग ड्यूरिंग अ फायर इंसिडेंट इन PL's हेड ऑफिस इन आवर हियर। ही कौन है? हमसाया। बताएं तो सही, बी कॉन्फिडेंट। हमसाये का ख्याल है कि हमारा कसूर था आग लगने में, क्योंकि हमने सेफ्टी सिस्टम नहीं इंस्टॉल किया हुआ था अपने हेड ऑफिस में। हमारा लॉयर कह रहा है हाई चांस है कि हमारे खिलाफ फैसला होगा। ये 70% केस हारने जीतने वाला है या अमाउंट पर परसेंटेज लगाने वाला है? ये केस हारने जीतने वाला है। 70, अच्छा वो वाला जो होता है ना, वो वाला 100% पूरा कराता होता है। वो वाला, वो जो कल पढ़ा था कि 70% चांस है इतने पैसे देने हैं, 30% चांस है इतने पैसे देने हैं, वो 100% पूरा कराता होता है। और उसमें अमाउंट्स भी 2 देता होता है कि 70% चांस है इतने पैसे हवाई जहाज की टिकट, 30% चांस है ट्रेन की टिकट इतने पैसे। और ये तो भाई क्लियरली अमाउंट के साथ लग ही नहीं सकती ये परसेंटेज। सवाल ने लिखा हुआ है 70% चांस है कि हमारे खिलाफ फैसला आएगा। और जब आ जाएगा, पहले तो देख लें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। जी पास्ट इवेंट तो है। प्रोबेबल आउटफ्लो है या पॉसिबल आउटफ्लो है, इसके लिए 70% का देखते हैं क्या करते होते थे। 70% का देखते हैं, ओह IS 12, 70% का देखते हैं क्या करते होते थे। 70% को हम कहते होते हैं मोर देन, हमारे खिलाफ केस हुआ है ना, तो ये मोर देन 50% वाली कैटेगरी है। तो इसका मतलब है प्रोबेबल है आउटफ्लो। 70% देखकर हमें पता चल गया कि आउटफ्लो क्या है, प्रोबेबल है। रिलायबल एस्टीमेट, वी वुड नीड टू पे 40% ऑफ क्लेम, बस खत्म बात। वी वुड पे 40% of claim. So we will pay 40% of claim. What is claim? 50. We may pay यानी कि 50 उसने मांगा है, we may pay 30, we may pay 40, we may pay, इन चक्रों में नहीं पड़ा। We will pay 40% of claim, खत्म कर दी उसने बात। कहते हैं इसका 40% देना पड़ेगा। ਤੁਹਾਡੇ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? 28, ये 0 ਦੇ ਉੱਤੇ अंडा 20 आ रहा है। अच्छा जी, क्या गलती क्यों हुई है? गलती तुम्हारी, देयर इज ए 70% चांस दैट वी विल लूज। ये 70% अमाउंट पे लगाना है या हारने का चांस ज्यादा है? इसका उर्दू तर्जुमा यही बनेगा ना कि हारने का चांस बहुत ज्यादा है, 70% है। तो ये अमाउंट पे लगाने वाला नहीं है। आगे उसने क्या, पैसे कितने उसको देने हैं?
कहते जिसने उसने मांगे हैं उसके 40% आप उसको देंगे बस। अब बताएं बैलेंसिंग कितना हो गया, इसकी प्रोविजन बना दें और इसकी कॉन्टिंजेंट, और अगर किसी को ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं लग रही तो इस तरह मैंने कहा था लिखाया करें, इफ इट इज पॉसिबल दैट वी विल पे 30 देन वी विल डिस्क्लोज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा, कभी ये लफ्ज पढ़ा है एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट? कहीं कहां पढ़ा है? ऑडिट में। चलो छोड़ो, लिखें जी, इन दिस केस देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, there is a present obligation in respect of a past event. In this case there is present obligation in respect of a, लिखो लिखो, in respect of a past event which in this case is fire, Umar Chaudhary, which in this case is fire, which in this case is fire, in this case there is a present obligation due to a past event which in this case is fire. अच्छा जी, इधर देखें, the outflow is probable because as per lawyer there is 70% chance, the outflow probable होता है more than 50%, the outflow is probable because as per the lawyer there is 70% chance that we will be negligent. That we will be negligent. अच्छा, so a provision will be recognized at rupees 20 million ब्रैकेट में 50 into 40%, full stop. Repeat, a provision will be recognized of 50 into 40%, that is 20 million, full stop. For remaining claim of 30 million, there is a possible obligation, शायद वो भी देने पड़ जाए, जज का तो कोई पता नहीं, आजकल तो अपना नहीं पता होता, there is possible obligation so a contingent liability will be disclosed giving brief nature of, क्यों देख रहे हो पीछे? So contingent liability will be disclosed giving brief nature of event and estimate of financial effect. नहीं, इस तरह तो नहीं लिख के आना, अगर हम उससे माफ़ी मांग लें ओनर से और वो फिर माफ़ कर दे तो फिर तो ये 20 भी नहीं देने, तो ये बोंगियाँ नहीं मार के आनी, लड़ाई माफ़ करो ये प्रोग्राम नहीं होते इधर, बस उन्हें मांगे तो देने हैं बस। अच्छा, गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, हले तो ये फिक्रा भी नहीं तुझे याद किया, गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, ये फिक्रा पहले दिन लिखवाया था जब IAS 37 शुरू हुआ था, वो दिन और आज का दिन, गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। अभी तक यही नहीं पता चल रहा है इफेक्ट ई वाला है ए वाला है? ओके, साल खत्म होने से 1 महीना पहले अकरम खाना
साल खत्म होने से 1 महीना पहले हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि जो हमारा रीजनल ऑफिस वो है वो मुल्तान से लाहौर में शिफ्ट कर दो। हाँ, उधर सोन हलवा मिलता है तो इधर रसमलाइयां मिलती हैं, तो मुल्तान से लाहौर में शिफ्ट कर दो। इन दिस रिस्पेक्ट डिटेल्ड प्लान वाज अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने प्लान अप्रूव भी कर दिया एंड फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट वाज मेड इन आवर ईयर। और हम अनाउंस भी कर चुके हैं हमारे साल के, हम अब मुल्तान में नहीं मिलेगा तुम्हें, हम अब लाहौर में मिलेगा, हमारे दफ्तर लाहौर में होगा। TL has planned to complete the relocation by दिसंबर 2000, अगले साल के दिसंबर तक इंशाल्लाह ये शिफ्टिंग वगैरह हो जाएगी। इस वजह से कुछ मुल्तानियंस को तो नौकरी से निकालना पड़ेगा, माजरत मुल्तान वालों से, कुछ मुल्तानियंस को तो नौकरी से निकालना पड़ेगा। रिडंडेंसी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस इक्विपमेंट टू लाहौर, ये वाजे तौर पे तो हमने नहीं पढ़ा था, रीट्रेनिंग और इस तरह के लफ्ज पढ़े थे, ये वाला लफ्ज तो वैसे हमने कहीं नहीं पढ़ा था, लेकिन बहरहाल शिफ्टिंग कॉस्ट एक तरह की। ठीक है, लॉजिक पूछ रहा हूं आपसे, ये फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में हेल्प करेगी या रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है? ये सिर्फ फ्यूचर में नहीं, रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से करना पड़ा ये तो मैं मान रहा हूं, वो तो सारा कुछ इस वजह से करना पड़ा। मेरा भी कुछ और सवाल है, जब आप सामान शिफ्ट करेंगे तो इससे फ्यूचर बिजनेस को फायदा होगा ना, तो वो इसलिए ये रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट नहीं है। तो इसकी प्रोविजन नहीं बनानी। जैसे एम्प्लॉयज को रीट्रेन करते थे तो उससे फ्यूचर बिजनेस में फायदा होता था, एम्प्लॉयज को नए सिस्टम प्रोवाइड करते थे उससे फ्यूचर बिजनेस में फायदा होता था, चीजें शिफ्ट करेंगे उससे फ्यूचर बिजनेस में फायदा होगा। उधर भी उधर पड़ा रहने देते फिर फ्यूचर बिजनेस नहीं चलेगा। ये लॉजिक हो सकती है, और क्या हो सकती है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज एग्रीइंग टू रीलोकेट, कुछ एम्प्लॉयज को हमने शिफ्ट कर देने लाहौर ले आना है, उनको कुछ पैसे दिए हैं रीलोकेट करने के लिए, तो क्यों दिए हैं उनको? ताकि वो चले जाएं या फ्यूचर बिजनेस में हेल्प करें? ये तो रीलोकेट का लफ्ज तो वाज़े लिखा हुआ है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ये भी इजी मार्क्स थे, ये भी इजी मार्क्स थे, ये नई चीज थी, बिल्कुल नई चीज थी। सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द रीलोकेशन, मैनेजर रीलोकेशन को सुपरवाइज कर रहा है, उसको सैलरी दी है। भाई मेरे तो ख्याल से इसको कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं आपने दी, एग्जिस्टिंग का लफ्ज लिखा हुआ है, यानी उसकी सैलरी बनती थी बस उसको दे दी है। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से खर्चा राइज नहीं हुआ। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर यहां ये भी लिखा होता रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडंडेंसी पेमेंट्स, फिर भी हम इसको यहां ना डालते, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर का मतलब है कि कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं हायर करना पड़ा, उससे उसी तनख्वाह में वो काम ले लिया। पता नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं क्या लफ्ज पढ़ते हैं, यानी कि ऐसी कॉस्ट इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो नहीं है ये तो देनी ही थी। एग्जिस्टिंग का लफ्ज लिखा हुआ ना, या एक्स्ट्रा मैनेजर हायर किया है, बताएं जरा, एग्जिस्टिंग मैनेजर है या एक्स्ट्रा मैनेजर हायर किया है? चलें खोलें, लिखना शुरू करें, कोई जल्दी नहीं है, इंशाल्लाह आराम से लिखें। आज बहुत ज़बरदस्त रिवीजन हो रही है, आज नुकसान कर चुके हैं जो घर में बैठे हुए हैं। कौन सा पेज है रिस्ट्रक्चरिंग का? मेरे भाई बोला ना करना, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। पेज नंबर 827। लिखें जी, एज द अनाउंसमेंट इज मेड इन द मंथ ऑफ जून, as the announcement is made in the month of June regarding relocation, as the announcement is made in the month of June regarding relocation, so a constructive obligation, ऊपर देखें, so a constructive obligation relating to restructuring arose, ओह
ये तो अंदाजा है, ये तो अंदाजा है कि 6 महीने बाद होंगी। भाई ये अंदाजा ही होता है, अंदाजा ही होता है। इससे पहले नहीं अंदाजा लगवा रहे, लॉयर ने कहा इतने इसको देने पड़ेंगे, इतने इसको देने पड़ेंगे, ये तो अंदाजा ही होता है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट हम मंडे को पढ़ेंगे। कभी कभी ना जुलाई अगस्त में ही हम बंद कर देते हैं, फिर वो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में ही होती है, फिर अंदाजे की बजाय वो अजीब लफ्ज लिख देता है ये खर्चे हो गए हैं, लेकिन अभी 6 महीने बाद होने हैं, तो अंदाजा ही है। ठीक है, कोई नहीं, अंदाजों को रिकॉर्ड करें प्रोविजन। अब आप असल में ना हट नहीं सकते, इससे हिल नहीं सकते, तो ऑब्लिगेशन इसलिए अराइज होगी आपके ऊपर। पेमेंट लेट करनी है आपने, वो कोई मसला नहीं, पेमेंट आपके ऊपर पड़ गई है। अब आप बिजनेस ओवरऑल भी बंद कर दें रीलोकेट करने के बाद, तो इनको तो फिर भी देने हैं क्योंकि आप अनाउंस कर चुके हैं। तो अच्छा, मैंने ये कहा था कि इसमें लॉजिक ना लिखा करें कि आ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन शैल इंक्लूड रिडंडेंसी बिकॉज इट इज नेसेसरी एंड नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज। ये लॉजिक आई कैप लिखता नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की लिख भी लें तो कोई मसला नहीं। तो लिखें पैरा 80 के मुताबिक, आ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन ऑफ 20 million, a restructuring provision of 20 million for redundancy cost shall be recognized लिख लें लॉजिक में से, आई कैप लिखता नहीं, इसकी पता नहीं क्यों नहीं लिखता। बिकॉज इट इज नेसेसरी एंड नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज, because it is necessary and not associated with ongoing activities. अच्छा मोहतरम, थोड़ा सा सोचें, एक लफ्ज लिखा हुआ है मिलता जुलता, रीलोकेटिंग कंटिन्यूइंग स्टाफ, और यहां रीलोकेट हो रहा है ऑफिस इक्विपमेंट एक जगह से दूसरी जगह, तो सॉर्ट ऑफ एक ही तरह की बात है ना, तो इस वजह से इसके साथ भी लिखें। नो, इसके साथ भी मतलब नहीं, इसकी तो करनी है, इसकी नहीं करनी। नो प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड of 3 million of moving office equipment अब ये वादे तौर पे स्टैंडर्ड में लफ्ज़ नहीं लिखा हो तो रीज़न अगर आपने लिखनी है तो लिख दें, वरना छोड़ें परे, बस खैर है, आगे जाएं। ये वाजे लिखा हुआ है रीलोकेशन वाला लफ्ज़, रीलोकेशन ऑफ स्टाफ किधर है, ये रीलोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग स्टाफ लिखें। आ प्रोविजन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ₹10 million, a provision will not be recognized for 10 million आज तो बोले थोड़ा, फॉर रीलोकेटिंग स्टाफ because this expenditure relate to future conduct of business। इसको भी ना ये एक लफ्ज डाल रहे हैं कभी कभी, सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर, तो लिख लें सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग मैनेजर इज नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसमें कोई स्टैंडर्ड से तो पैरा मैं नहीं लिखवा सकता आपको। सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग मैनेजर इज नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ी आपको, उसको देनी ही थी सैलरी, इज नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट।
So no provision will be recognized of rupees 2 million as well. So no provision shall be recognized for 2 million as well. दे दें फिर तो कैश क्रेडिट हो गया होगा, फिर तो वैसे ही नहीं प्रोविजन. स्ट्रिंग मैनेजर इज नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट. अच्छा, यहां पे खड़े होके एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं. ये तीन चीजें तो वाज़े तौर पे सवाल से मिल रही थी. रिडंडेंसी यहां कवर हो रही थी, रीलोकेशन यहां कवर हो रही थी, रीलोकेशन बस एक थोड़ी सी नई चीज थी. तो रीस्ट्रक्चरिंग का सवाल आ जाना पेपर में, ये एक बहुत अच्छी अलामत होती है कि इस एडजस्टमेंट के 80-90% मार्क्स तो बहुत इजी होते हैं. अच्छा, आप लोगों को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो पढ़ने लगा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 फुल फ्लेज आई के अपने दिया हुआ जवाब. A provision for restructuring cost is recorded as a formal plan has been announced and approved by management prior to 30 June. However, a provision should only be made for 20 million as it pertains to cost closing Multan unit. Logic नहीं दी हुई है, that is necessary and not related to ongoing activities. Cost of moving machinery to Lahore and compensation to employees agreeing to transfer relate to future conduct of business and ongoing business यानी कि future वाला, so should not be recorded. Salary of operation manager should not be recorded as not as an extra cost and would be incurred और रिकॉर्ड कर दी जाएगी चाहे रीलोकेशन होती या ना होती, तब भी ये खर्चा होना ही था. इंक्रीमेंटल की उसने लॉजिक दे दी कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है. लॉजिक इसकी ये है कि होता या ना होता ये कॉस्ट तो उसको देनी थी, क्योंकि सैलरी तो हर महीने मैनेजर को वैसे भी मिलनी होती है. तो ये हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा है रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से, ये ऑलरेडी हम बर्दाश्त कर रहे थे खर्चा, तो ये तो इसलिए कोई इतना बहुत ऐसा है ही नहीं. चलें जी, अगले क्वेश्चन पे आए. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नहीं, इसको छोड़ें, इसका पॉइंट 4 तो नहीं अभी कर सकते, ये तो 3 के नीचे 4 दिया हुआ ना, वो नहीं करना अभी जी. क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, एक IS2 की बात आपसे पूछ रहा हूं. हल्का सा IS10 डाल के जो हमने मंडे को शुरू करना है. हमारा ईयर एंड बोलें क्या है? 31 दिसंबर 18. आमतौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज होते होते 2-3 महीने लग जाते हैं, यानी डायरेक्टर्स फाइनल करते करते 2-3 महीने लगा देते हैं. हम एक दफ़ा ऑडिट करने गए थे होंडा एटलस कार का, तो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें साल ख़त्म होने के 7 दिनों में दे दी थी. तो वो बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो थोड़े अरसे में दें. PTCL वाले तो आमतौर पे P&L बैलेंस शीट देते देते ही 1.5 महीना लगा देते हैं, उसके बाद जाके ऑडिट शुरू होता है, उसके बाद जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर ऑथराइज होते हैं, यानी डायरेक्टर उन पर साइन करते हैं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स याद रखिएगा, पूरी दुनिया के अंदर ऑथराइज होते होते 3-4 महीने लग जाते हैं. IS10 हम पढ़ेंगे, उसमें एक बात करेंगे, उसकी रोशनी में आप मुझे बता दें कि अगर मैं मिसाल के तौर पे, मुझे पता है कि मार्च अप्रैल लग ही जाने मेरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होते हुए, तो NRV कैलकुलेशन करते हुए आप क्या फिगर यूज करते थे? एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टीमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर. ये भी याद रखिएगा, एस्टीमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर माइनस एस्टीमेटेड कॉस्ट टू सेल. एस्टीमेटेड फिगर्स होती थी. लेकिन अब हम बड़े हो गए हुए हैं, हम क्यों एस्टीमेट लगाएं? अगर हमें पता है कि हमारा स्टॉक यहां थोड़ा सा खराब हो गया है और मेरा ख्याल है कि पता नहीं कितने का बिकना है, मैं अंदाजे क्यों लगाऊं? इंतजार कर लें, महीने 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहां प्रिंट होकर यूजर्स के पास चली जानी है. तो बताएं, आप जवाब खुद ही दे दें. महीने 2-3 में तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होने में टाइम लगेगा, तो क्या कर लें? बेहतर है यहां खड़े होकर कोई एस्टीमेट लगा रहे हो या देख लें अगले साल क्या हुआ है. मेरे ख्याल से अगले साल देख लें क्या हुआ है, क्योंकि वो चीज हो सकता है बिक गई हो अगले साल. तो
हमारा लिमिटेड नॉलेज होता था, टीचर बताया करते थे इन्वेंट्री के टॉपिक में कि बेटा ये कीबोर्ड मेरा खराब हो गया है, तो आप कहते थे सर ये कीबोर्ड आपने खरीदा है 1000 रुपए का, खराब हो गया तो अंदाजा लगा लें। टीचर ने कहा चलो बटन बुटन लगवा लेगा वो बंदा, कहीं से 600 का बेच देंगे। आप कहते थे चलो अंदाजे लगा लें। वो तो एक लिमिटेड सा नॉलेज था। अब हम बड़े हो गए हुए हैं, अब तो हमें पता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2-3 महीने लग जाती हैं। तो जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2-3 महीने लग जाते हैं साइन होते हुए, तो अगर जनवरी में वो कीबोर्ड बिक गया है तो आप क्या मशवरा देंगे? IS2 में कोई अंदाजे लगाएं या यहां वाली जो बिक गया है उसी को एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ले लें? वो सॉर्ट ऑफ एक्चुअली बन गई, लेकिन यहां खड़े होकर तो आपने अंदाजा लगाना था। लेकिन बेहतर है बाद की इंफॉर्मेशन पता चल गई है उसे। IS10 में तो हम यहां तक भी पढ़ाएंगे आपको कि हमारा लॉयर कह रहा था कि यहां पे खड़े होके कि 5 मिलियन देने हैं, लेकिन हमारा लॉयर ही अब कह रहा है 6 मिलियन देने हैं। तो ठीक है, लॉयर वाला 6 मिलियन यूज करें आप, क्योंकि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में अभी कौन सी निकली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मुझे ये बताएं कि अगर मेरा गला सड़ा स्टॉक मेरा ख्याल है 600 का बिकेगा, लेकिन 2-3 दिन बाद बिक गया 400 में, तो इसकी 600 सेलिंग प्राइस लूं एस्टिमेटेड या 400 ही ले लूं? 400 ही ले लें। तो ये तो एक आसान सा सवाल है, पढ़ लें। ये IS2 का सवाल है, इसमें कहीं भी वो नहीं है। IS37 हैज यूनिट्स का क्या मतलब होता है? पढ़े हैं या बिक चुके हैं? बिक चुके हैं। हैज ओए हैज इन स्टॉक नहीं लिखा हुआ, हैज इंपोर्टेड लिखा हुआ है। अभी आगे पढ़ लें। अच्छा OL हैज नहीं यूनिट्स लिखा हुआ, OL हैज इंपोर्टेड। तो वैसे तंग करा था आपको। OL ने इंपोर्ट किए हैं 7000 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन एट अ कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन। कैलकुलेटर पकड़ें, 70 मिलियन डिवाइडेड बाय क्या? 10,000 की एक दवाई है, पता नहीं वैक्सीन होगी कैंसर की कोई, चले जो भी है, पता नहीं। 10,000 की एक दवाई है, 7,000 मैंने यूनिट्स मंगवाए हैं, उसमें 10,000 का एक यूनिट है, 70 मिलियन की मैंने पेमेंट कर दी है, इंपोर्ट की है। नवंबर के अंदर, हमारा साल खत्म होने से 2 महीने पहले, कुछ लोगों ने स्टडी की और एक डॉक्टरों का मेडिकल जर्नल निकलता है, जैसे अखबार होती है उस तरह कोई इनका मेडिकल जर्नल निकलता है, जिसने बताया है कि ये जो मैंने मेडिसिन मंगवाई है ये फारग है, एक ऑल्टरनेट मेडिसिन भी मौजूद है मार्केट में, वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। मेरे पास 5,000 पड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है 2,000 तो बिक गए हैं। वो कितने के बिके हैं सवाल ने नहीं बताया, मुझे तो कॉस्ट दी हुई है बस, तो वो कितने के बिके अब अल्लाह जाने, हमें क्या पता। तो 5,000 फिलहाल मेरे पास पड़े हुए हैं। वैसे अगले साल ना, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में थी, महीने के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दुनिया साइन करते, कंप्यूटर नहीं होते लोग, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में थी। तो 4,000 यूनिट्स जो है ना वो 8,000 के बिक गए हैं। खरीदे कितने के थे और उसके लिए हमने कॉस्ट टू सेल कितनी इनकर की? 10%। क्योंकि अब आप बहुत बड़े हो गए हैं, इसलिए उसने इस दिन का एस्टीमेट भी देना सवाल में पसंद नहीं किया। उसने आपको एस्टीमेट दिया ही नहीं, उसने बस एक चीज बताई, उसने कहा हमारे साल दवाई खरीदी है 10,000 की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने से पहले बेच दी है 4,000 यूनिट 60,000 के। अब मुझे बता दें, मैं कॉस्ट में 10,000 लूं लेकिन एनआरवी कैलकुलेशन में 8,000 लूं या 8,000 माइनस 10% ऑफ 8,000? अच्छा, एनआरवी टेस्ट 5,000 यूनिट्स का करूं या 4,000 यूनिट्स का करूं? भाई ऐसे तो ना करें ना, बचपन में आप लोगों ने इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ा हुआ एक्सान, इन्वेंट्री में लिखा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक पे एनआरवी टेस्ट होता है, ठीक है। मेरे तो ख्याल से इतनी अकल आप में होनी चाहिए थी कि आपको कहना चाहिए था अगर 4,000 दवाइयां 8,000 की बिकी हैं तो 1,000 दवाइयां अगर नहीं अभी बिक सकी तो जब भी बिकेंगी ये कौन सा तीर खाएं और 11,000 पे बिक जानी है। तो मेरे तो ख्याल से एनआरवी टेस्ट 5,000 पे पास करना चाहिए। ये तो 4,000 लिखा हुआ है, अगर वो 4 यूनिट्स भी बता देता ना कि 8,000 के बिके हैं तो मेरा काम हो जाना था। 5,000 में से 4 यूनिट 8,000 के बिके हैं तो बाकी 8,000 ज्यादा के बिक जाने हैं। ये कहां की बात है? तो लॉजिक इस्तेमाल करें, अकल इस्तेमाल करें। 5,000 में से कितने बिक गए यार? 10 कीबोर्ड बिल्कुल सेम खराबी के साथ पड़े हुए हैं, उसमें से 2 कीबोर्ड बिक गए तो बाकी 8।
जो पड़े तो पूरे 10 थे, पड़े पूरे 10 थे, उन 10 में से अगले साल 2 बिक गए, तो जो बाकी 8 बिकने हैं अगले साल वो भी उतने के बिकने हैं। तो ये ना कहिएगा कि 4000 बिक गए तो एनआरवी टेस्ट 4000 का करें। अगर 5000 में से एक दवाई भी बिक जाती है 8000 की, तो ये मेरे लिए काफी था कि बाकी भी अब कितने की बिकनी है, 8000 की, क्योंकि मेडिकल जर्नल ने बता दिया कि हमारी दवाई फारग। डन। अब मुझे बताएं खरीदा कितना था स्टॉक? 7000। खरीदा कितना था? उसमें से ईयर एंड पर मेरी अलमारी में कितना पड़ा था? 5000। पहले जरा मुझे 5000 की कॉस्ट बता दें। एक दवाई कितने की है? 10,000 की। मिलियन में कर लें? ओहो, चले मिलियन में करवा दें। 50 मिलियन। एनआरवी टेस्ट किस पे परफॉर्म करने? जो पड़ी हुई है या जो अगले साल बिकी? जो पड़ी हुई है। पड़ी कितनी हुई है? उन 5000 में से 2 बिके, 4 बिके, 6 बिके, 4000 बिके, हमें क्या कंसर्न है? मुझे बता दें, मैं अब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ले लूं या तकरीबन एग्जैक्ट फिगर्स ही पता चलना शुरू हो गई हैं मुझे? आप बता दें, ये 5000 जब मैं अगले साल बेचूंगा, माना उसमें से कुछ बिक गई, ये 5000 जब मैं अगले साल बेचूंगा कितने की बेचूंगा? 8000 की। जवाब 40। इनकी कॉस्ट टू रिपेयर तो सवाल में नहीं दी हुई, क्योंकि दवाई ऐसी चीज है शायद रिपेयर नहीं हो सकती। कॉस्ट टू सेल 40 इंटू 10%, 4 36। नोट करें 40 14 क्या? ये क्या? लॉस बता दें कितना आया? अब बताओ क्या कह रहे थे? 14 का एनआरवी लॉस है। अंजुम नोट कर ले, शौकत नोट कर ले, रुखसान ते रुखसाना नोट। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में। तो भाई मुझे बताएं कि मेरे पास कीबोर्ड 5000 पड़े हुए अगले साल बिक गए, तो हमारे साल एनआरवी टेस्ट करने के लिए उसने डेटा दिया अगले साल का, या हमारे साल ही बिक गए हैं? वो तो एनआरवी के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उसने गलती से अगले साल की फिगर बता दी। माजरत, माफी दे दो मुझे, दवाइयां तो 5000 ही पड़ी हुई है मेरे पास। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितनी आएंगी? 5000, या अगले साल की सेल माइनस कर दें? अगले साल की सेल क्यों दी है? अगले साल की सेल इसलिए दी है कि हमारा स्टॉक कम हो गया, या अगले साल की सेल इसलिए दी है कि अगले साल की सेल प्राइस पता चले? वो IS2 कहता था उसको यूज कर लो। अब ये जवाब सुन लें, वैसे ही आप, द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक इज 50 मिलियन, दैट इज 5000 into 10,000. However, the NRV of 5000 units will be calculated as estimated selling price. बेशक थ्योरी में सारा लिखा है, ये भी करने की जरूरत नहीं, नीचे वर्किंग करने वर्किंग कर लें, बिकॉज estimated selling price is 5000 into 8,000, that is 40 million minus 10%, that is 4 million. So the NRV is 36 million. So an NRV loss of 14 million will be recorded in our financial statements. ये IS2 का कॉन्सेप्ट था, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 14 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर? ओके। अच्छा भाई, अब आप जो है वो दूसरा पार्ट बनाएं, दूसरा पार्ट बनाएं। ये कार्ड दूसरा वाला लेके आएंगे? अच्छा, कार्ड दूसरा वाला लेके आएंगे, ठीक है।